खंडहर हवेली का राज। पहला अध्याय, चुनौती। यह बात 2005 की है। समीर, आयुष और नेहा ये 3 दोस्त थे जिनकी दोस्ती कॉलेज की दीवारों से शुरू हुई और हॉरर फिल्मों और भूतिया किस्सों के प्रति जुनूनी थी। उनका शहर देवपुर अपनी प्राचीन इमारतों और एक खास रहस्यमयी हवेली के लिए जाना जाता था, राय साहब की हवेली। यह हवेली शहर के बाहरी इलाके में घनी झाड़ियों और सूखे पेड़ों के बीच खड़ी थी। पिछले 50 सालों से यह खाली थी। कहानी थी कि राय साहब ने अपनी बेटी की अचानक मौत के बाद पूरी हवेली को आग लगा दी थी और फिर खुद को फांसी लगा ली थी। तब से स्थानीय लोगों ने वहां से अजीबोगरीब फुसफुसाहटें, बच्चों के रोने की आवाजें और कभी-कभी जोर से दरवाजे पटकने की आवाजें सुनी थी। एक ठंडी, अंधेरी रात तीनों दोस्त समीर की पुरानी कार में बैठे थे। आयुष ने एक लंबी सांस ली और कहा, यार, हम हमेशा बस कहानियां सुनते हैं। क्या होगा अगर हम आज रात राय साहब की हवेली में जाएं? नेहा, जो हमेशा सबसे ज्यादा डरती थी लेकिन दिखाना नहीं चाहती थी, बोली, पागल हो गए हो? वहां सच में कुछ गड़बड़ है। मैंने पिछली रात हवेली के पास से गुजरते एक रिक्शा वाले को सुना। वह कह रहा था कि उसने दूसरी मंजिल की खिड़की से किसी को झांकते देखा। समीर, जो हमेशा लीड लेता था, मुस्कुराया। यही तो मजा है, नेहा। हम बस एक रात बिताएंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम कहानियों को झूठा साबित कर देंगे, और अगर कुछ हुआ तो हमारे पास बताने के लिए एक जबरदस्त कहानी होगी। रात के ठीक 11 बजे तीनों हवेली के मुख्य गेट पर पहुंचे। लोहे के गेट पर जंग लगी हुई थी और उस पर एक टूटी हुई चेन लटकी थी। समीर ने जेब से एक लोहे की रॉड निकाली और चेन को तोड़ दिया। चलो, उसने फुसफुसाया। जैसे ही उन्होंने हवेली के परिसर में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया, जबकि रात में इतनी ठंड नहीं थी। हवेली की दीवारें काई से ढकी थीं और टूटी हुई खिड़कियां अंधेरे आसमान की तरफ भूत की आंखों की तरह देख रही थी। दूसरा अध्याय, पहली आहट। वे मुख्य हॉल में दाखिल हुए। हवा भारी थी और धूल की एक मोटी परत हर चीज को ढके हुए थी। वहां एक विशाल सीढ़ी थी जो दूसरी मंजिल की ओर जाती थी, और उसकी रेलिंग पर नक्काशीदार लकड़ी का काम था जो अब काला पड़ चुका था। आयुष ने अपना टॉर्च जलाया। हम हॉल में ही रुकते हैं। ऊपर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। समीर ने सिर हिलाया। ठीक है, हम यहां बैठते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत वापस भागेंगे। वे तीनों एक टूटी हुई सोफे के पास जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपने फोन बंद कर दिए ताकि बैटरी बची रहे। कुछ मिनट तक पूरी खामोशी छाई रही, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी नेहा ने समीर का हाथ कसकर पकड़ा। सुना तुमने? क्या? समीर ने फुसफुसाया। सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आ रही है। तीनों ने टॉर्च सीढ़ियों की तरफ घुमाया। टॉर्च की पतली रोशनी में सीढ़ियां भयानक लग रही थीं। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्हें चर्र चर्र की हल्की लेकिन स्पष्ट आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे बहुत भारी कदम रखता हुआ नीचे उतर रहा हो। समीर का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने आयुष की तरफ देखा, जिसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। आयुष ने धीमे से कहा, हो सकता है यह कोई जानवर हो या चूहा। लेकिन जैसे ही यह आवाज नीचे की तरफ बढ़ती गई, उन्हें किसी चीज के घसीटे जाने की भी आवाज आई। नेहा अचानक उठकर खड़ी हो गई। नहीं,
यह कोई जानवर नहीं है, हमें जाना चाहिए। तभी सीढ़ियों के मध्य से एक भयानक चीख की आवाज आई जो किसी औरत की थी। यह इतनी तेज थी कि उनकी कानों में दर्द होने लगा। चीख हवा में गूंजती रही और फिर अचानक कट गई। तीनों घबराकर उठ खड़े हुए। समीर ने हिम्मत करके कहा, भागो। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की तरफ लपके, दरवाजा जो उन्होंने खुला छोड़ा था धड़ाम से बंद हो गया। तीसरा अध्याय, बंद रास्ता। समीर ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। वह जाम हो चुका था। ताला लग गया है। कोई चीज इसे अंदर से पकड़े हुए है। आयुष ने चिल्लाया, खिड़की से। कोई टूटी हुई खिड़की ढूंढो। जैसे ही उन्होंने दूसरी दिशा में दौड़ना शुरू किया, दूसरी मंजिल से जोर से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी फर्नीचर गिर गया हो। नेहा रोने लगी। यह हमें बाहर नहीं जाने देगा। हमें मरना पड़ेगा। शांत हो जाओ नेहा, समीर ने उसे झकझोरा। हम लड़ेंगे। हम तीनों साथ हैं। उन्हें एक संकीर्ण गलियारा मिला जो रसोई की ओर जाता था। रसोई में टूटी हुई क्रॉकरी और पुरानी जली हुई लकड़ियों का ढेर था। जैसे ही वे रसोई के बीच से गुजर रहे थे, उनके पीछे गलियारे से एक जोरदार खुशबू आई, जले हुए चमड़े और सड़े हुए मांस की बदबू। आयुष ने टॉर्च पीछे घुमाया। वहां कुछ नहीं था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि जमीन पर एक पतली चिपचिपी लाल लकीर बन रही है जो तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। जल्दी चलो, आयुष चिल्लाया और वे तीनों तेजी से रसोई के अंत में एक छोटे से स्टोर रूम की ओर भागे। उन्होंने स्टोर रूम के अंदर प्रवेश किया और दरवाजे को अंदर से जोर से धकेलकर बंद कर दिया। चौथा अध्याय, वह लड़की। स्टोर रूम में पुरानी धूल भरी अलमारियां और कुछ बोरियां रखी थीं। समीर ने टॉर्च को एक पुरानी अलमारी पर चमकाया। अलमारी के ऊपर एक छोटी गुड़िया रखी थी जिसकी आंखें टूटी हुई थीं और कपड़े फटे हुए थे। यह क्या है? नेहा ने कांपते हुए पूछा। आयुष ने गुड़िया को छुआ। शायद राय साहब की बेटी की। अचानक दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई, एक बार, दो बार, तीन बार। आवाज इतनी जोरदार थी कि स्टोर रूम की दीवारें कांपने लगीं। समीर ने फुसफुसाया, कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी गुड़िया ने आयुष के हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। जैसे ही वह गिरी, स्टोर रूम के कोने से एक धीमी, बच्चों जैसी हंसी की आवाज आई। तीनों ने कोने की तरफ देखा। अंधेरे कोने में उन्हें एक छोटी लड़की की परछाई दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने एक जला हुआ सफेद फ्रॉक पहना हुआ था। उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, लेकिन उसकी मुस्कान भयानक थी। तुम कौन हो? समीर हिम्मत करके बोला। वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह पास आती गई, स्टोर रूम में भयानक गर्मी बढ़ने लगी। तुमने मेरी नींद तोड़ दी, लड़की ने एक कांपती हुई, धीमी आवाज में कहा। पिताजी ने कहा था कि जब आग बुझ जाएगी तब मैं आजाद हो जाऊंगी। लेकिन तुम यहां आ गए। नेहा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। लड़की की परछाई अब उनके ठीक सामने थी। आयुष ने देखा कि उसके हाथ में एक जली हुई माचिस की डिब्बी थी। अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा, लड़की ने कहा और उसकी हंसी तेजी से एक उन्माद